हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। कहानियों के बारे में आपने जो बताया, मैं उसी के हिसाब से आपको नई नई रोचक कहानियाँ सुना रहा हूँ। आप कहते हैं राजा रानी की कहानी सुनाओ, तो मैं राजा रानी की कहानी ले आता हूँ। आप कहते हैं किसान जमींदार की कहानी सुनाओ, तो किसान जमींदार की कहानी ले आता हूँ। और कुछ बच्चियों को तो नन्ही परियों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए मुझे नन्ही परियों की कहानियाँ खोजनी पड़ती हैं। खैर, जो भी है आपकी पसंद है, अब मुझे तो वही सुनाना है जो आपको पसंद हो। तो बच्चों, आपकी फरमाइश पर आज मैं एक राजा रानी की कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दो बहनें। क्या नाम बताया मैंने? दो बहनें। बच्चों, ये कहानी मैंने जुलाई 1997 यानी जुलाई 1997 में लिखी थी, और ये कहानी नंदन पत्रिका में सितंबर 1997 में प्रकाशित हुई थी। आपको याद तो नहीं होगा, क्योंकि आप तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। आपके मम्मी पापा को याद हो सकता है, तो आप उनसे पूछना। मैं ये कहानी आपको दिखा रहा हूँ। ये नंदन का वो अंक है, सितंबर 1997। आप देख रहे हैं ना, ये सितंबर 1997 का अंक है, जिसमें ये कहानी छपी है, जिसका नाम है दो बहनें। बच्चों, एक राजा थे, नाम था विक्रम सिंह। उनकी दो बेटियां थी और एक बेटा था। बेटियां समझदार थी, सुंदर भी थी। बेटा भी समझदार तो था, लेकिन बहकावे में आ जाता था। अपनी बुद्धि का कम प्रयोग करता, दूसरे जैसे कहते वैसे मान लेता था। अब राजा बूढ़े हो चले, तो उन्होंने सोचा भाई राजपाट तो अब किसी न किसी को सौंपना ही है अपने बच्चों को। तो एक बार तो राजा के मन में आया कि बड़ी लड़की को राज सिंहासन सौंप दूं, लेकिन मंत्री और सेनापति ने रोक दिया। क्यों भला? क्योंकि हमारे देश में पहले पुत्रों को ही राजगद्दी दी जाती थी। राजा के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता था, उसको राजगद्दी पर बैठाया जाता था। तो मंत्री ने कहा, महाराज ये तो परंपरा टूट जाएगी। गद्दी पर सबसे पहला हक जो है वो राजकुमार का है। अब राजा को मंत्री की बात माननी पड़ी, और मंत्री और सेनापति दोनों के कहने पर राजा ने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने का निर्णय कर लिया। लेकिन राजा के मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वो बहकावे में आ जाता था। जैसा मैंने पहले बताया, कोई उसको बात बताता तो वो सोच लेता कि ये सही कह रहा है, और उसी की बात को मान लेता। अब राजा को ये डर था कि कहीं मंत्री, सामंत और सेनापति मिलकर इसको बहका दें, और ये कोई गलत काम कर दे, और राजगद्दी भी इसके हाथ से चली जाए, और प्रजा भी दुखी हो जाए, और मंत्री, सेनापति आदि जो है ना, सिंहासन पर कब्जा न कर लें। लेकिन अब फैसला तो करना ही था, और एक ही पुत्र था। तो राजा ने आखिर में ये निर्णय ले लिया कि भाई राजकुमार को ही गद्दी पर बैठाया जाए, और एक दिन धूमधाम से राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया गया, उसको सिंहासन सौंप दिया गया। दोनों जो राजकुमारियां थी वो भी खुश हुई कि उनके भाई राजा बन गए। तो बच्चों, कुछ दिनों बाद राजा का देहांत हो गया। विक्रम सिंह का, जो बड़े मतलब राजा थे, पिता थे, उनका देहांत हो गया, और नरोत्तम जो राजकुमार था
वो गद्दी पर बैठा ही था, तो उसने पूरी तरह से राजपाट संभाल लिया। अब मंत्री, सेनापति, इन दोनों को एक ये भी लगता था कि राजकुमार को गद्दी पर बैठा देंगे। उनको भी उसकी कमजोरी का पता था और उनको ये भी पता था कि राजकुमार को हम जैसा बहकाएंगे वैसा मान जाएगा। तो इसलिए भी वो राजकुमार के इर्द गिर्द रहते कि कोई उसे अच्छी बात न समझा दे, जैसा वो कहना चाहते थे वैसा ही राजकुमार मान ले। इसलिए वो राजकुमार को हर वक्त घेरे रहते और किसी दूसरे व्यक्ति से कम ही मिलने देते थे। अब राजकुमारी एक दो बार जो है भाई से मिली और बोली, भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रजा का भी ध्यान रख लिया करें, उनसे मिलकर गुप्त जानकारियां ले लिया करें कि वो क्या चाहती है। राजकुमार नरोत्तम बोला, देखो बहन, तुम छोटी हो और तुम्हें राजकाट का कुछ पता भी नहीं है, इसलिए राजकाम के कार्यों में तुम हस्तक्षेप न करो। अब राजकुमारियां क्या कहती, चुप हो गई। उन्हें भी इस चीज का आभास हो गया कि ये तो है हमारा भाई जो है, इसको ज्यादा समझाना भी बेकार है, क्योंकि इसने करनी तो अपने मन की है और मन क्या करता था उसका, सेनापति और जो मंत्री थे उनके अनुसार चलता था। तो बच्चों, एक दिन अरब देश से एक व्यापारी आया। वो काफी दिनों से हिंदुस्तान में आया हुआ था। उसके पास बहुत से घोड़े थे, अरबी घोड़े लेकर आया था। वो चाहता था कि मैं अच्छी कीमत पर इन्हें यहाँ बेच दूं। वो कई राजाओं के पास गया, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी राजा उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। अब वो जब भटकता भटकता वो व्यापारी काफ़ी दिन हो गए, तो हुआ क्या कि उसके जो घोड़े थे उनको यहाँ की जलवायु भी रास नहीं आ रही थी और वहाँ यहाँ का जो भोजन मिलता था, उनको जो घास मिलती थी, जो चने वगैरह मिलते थे, उनमें भी उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती थी। इसलिए वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे। अब व्यापारी ने सोचा कि भाई ये तो इतनी कीमत जितनी मैं मांग रहा हूँ इतनी तो नहीं मिलेगी, तो मैं जैसे भी होगा इनको वापस लेकर जाऊंगा तो ये वहाँ तक जाते जाते मर जाएंगे। इसलिए अच्छा है इनको सस्ते दामों पर यहाँ के किसी राजा को बेच दूँ। अब ये बात जो है सेनापति को पता लगी कि अरब देश के व्यापारी घोड़े बेचने आया हुआ है और उसके पास में जो है घोड़े हैं, लेकिन वो बीमार हो गए हैं और सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। सेनापति तुरंत जो है वो जो अरब व्यापारी था उससे मिला और बोला, भाई देखो, मैं आपके घोड़े बिकवा दूंगा, सारे घोड़े बिकवा दूंगा राजा से, लेकिन तुम्हें उसमें से जितने की कीमत तुम बता रहे हो उससे दुगनी कीमत दिलवा दूंगा। यानी तुम तो आधी कीमत पर बेचना चाह रहे हो, मैं तुम्हें पूरी कीमत दिलवा दूंगा और आधी पैसे फिर तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। अब व्यापारी तो खुश हो गया, भाई ठीक है, मेरे घोड़े तो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, अच्छा है कि बिक जाएं। उसने हाँ कर दी। राजा के पास गया सेनापति और बोला, महाराज, हमारे चारों तरफ दुश्मनों ने जो है ना युद्ध की तैयारियां कर ली हैं, हमारी सेना भी हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। एक व्यापारी आया है जिसके पास बहुत से घोड़े हैं और वो घोड़े अच्छी नस्ल के हैं, अगर आप कहो तो हम उन्हें खरीद लें सेना के लिए। अब जब नरोत्तम ने सुना तो उसने तो सेनापति ठीक ही कह रहा है ऐसा मान लिया, क्योंकि वो तो मान लेता था भाई सेनापति जो कह रहा है वो सही कह रहा है। उसने कहा, हाँ हाँ, अगर सेना को तैयार रखो, किसी राजा की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। अब सेना और मंत्री को लगा कि उनकी दाल गल गई। उन्होंने तुरंत जो है वो सारे घोड़े, अरबी जो घोड़े थे, वो खरीद कर अपनी सेना में रख लिए और खजाने से पूरी कीमत उनको, व्यापारी को दिलवा दी गई। व्यापारी ने उसमें से आधे पैसे जो है वो सेनापति को दे दिए। सेनापति और मंत्री ने आपस में मिलकर उनको बांट लिया। अब खजाने से तो पैसा निकल गया। अब
राजकुमार को पता लगा कि भाई प्रजा जो है वो विद्रोह करने पर उतारू हो गई है। क्यों उतारू हो गई भाई? नरोत्तम ने अपने गुप्तचर को भेजा कि भाई क्या बात है। तो गुप्तचर ने बताया, महाराज इस वक्त किसानों पे जो है वो फसल उनकी इस वक्त सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, इसलिए किसानों की फसल नहीं हुई। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि उनसे पूरा कर वसूल करो, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। इसलिए जनता जो है विद्रोह करने पर उतारू हो रही है। महाराज जो नरोत्तम थे उन्होंने जो है मंत्री जी को बुलाया। भाई मंत्री जी क्या विचार है इसके बारे में? मंत्री ने आते ही कहा, महाराज ये लोग बहुत धूर्त होते जा रहे हैं। ये हमारा पैसा यानी कि कर का जो पैसा है वो राजमहल का पैसा होता है और ये उसे भी खाने की सोच रहे हैं। हमें इनके ऊपर सख्ती करके इनसे सारा कर वसूल करना चाहिए, अन्यथा ये तो इस साल नहीं देंगे, अगले साल भी नहीं देंगे, फिर अगले साल कोई और बहाना कर देंगे और धीरे धीरे हमारा तो खजाना खाली हो जाएगा। अब ये बात नरोत्तम की समझ में आ गई, क्योंकि वो दिमाग का कच्चा था। उसने कहा, हाँ ठीक है, कर पूरा वसूल किया जाना चाहिए। अब जब सख्ती हुई तो जनता विद्रोह करने लगी। अब सेना की सहायता से उस विद्रोह को दबा दिया गया। कई किसानों की मौत भी हो गई। विद्रोह तो दब गया, लेकिन असंतोष जो है प्रजा में फैल चुका था। एक दिन सेनापति एक साधु को लेकर आया, सन्यासी को, महाराज के पास, नरोत्तम के पास, और कहा, महाराज ये सन्यासी हैं, आपके राज्य की सुरक्षा के लिए एक यज्ञ करेंगे। इनका यज्ञ होने के बाद कोई भी राजा आपके ऊपर हमला करने की नहीं सोच सकेगा, प्रजा भी विद्रोह बंद कर देगी। नरोत्तम ने सुना तो बहुत खुश हुआ, कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है, इनको कहो संत की तैयारी कराओ और ऋषि से कहो कि भाई ये हमारे यहाँ राज्य सुरक्षा जो ये हवन है उसकी तैयारी करें और हवन शुरू कर दें। अब ये बात जब राजकुमारियों को पता लगी कि भाई यह तो जैसा सेनापति चाह रहे हैं, जैसा मंत्री चाह रहे हैं, हमारा भाई तो वैसा ही करता जा रहा है और उसको समझाना बेकार है, क्या करें। बड़ी राजकुमारी बोली अपनी छोटी बहन से उसके कान में, तो जिसको सुनकर छोटी राजकुमारी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब उन्होंने अगले दिन बगीचे में गई और एक पेड़ वहाँ उगा हुआ था, वहाँ उसके बहुत अच्छे अच्छे फूल उगे हुए थे उस पेड़ के ऊपर। राजकुमारी काफ़ी दिनों से माली को कहकर उन्होंने उस पेड़ को लगवाया था और वो पेड़ पर जब फूल उगाए तो वो पेड़ देखने में बहुत सुंदर लगता था, रंग बिरंगे फूल। तो बड़ी राजकुमारी बोली, कल भाई को यहाँ बुलाते हैं और देखो कितना सुंदर पेड़ है, हमारे भाई जैसा ही सुंदर पेड़ है। छोटी भी बोली, हाँ हाँ ठीक है, कल हम सुबह अपने भाई के साथ यहाँ पर भ्रमण के लिए चलेंगे। राजकुमार के पास संदेश भिजवाया गया कि भाई दोनों राजकुमारियाँ चाह रही हैं कि कल आप उपवन में आओ और उनके साथ थोड़ी देर भ्रमण करो। राजकुमार मान गया, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं बहनों से मिले, तो ठीक है मैं बहनों से मिलता हूँ, राजकाट के कार्यों में बहुत उलझा हुआ था, तो चलो कल मैं उनसे मिलूँगा। अब राजा नरोत्तम दोनों बहनों के साथ उस उपवन में गया और वो बहनें जो हैं उसको उसी पेड़ के पास ले गई। अब पेड़ को देखते ही राजकुमार बड़ा आकर्षित हुआ, कहने लगा, अरे ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, कितना अच्छे अच्छे फूल खिले हैं इसके ऊपर। राजकुमारी बोली, हाँ भाई
ये पेड़ जो है हमारे राज्य की तरह ही है, जैसे हमारा राज्य सुंदर है इसी तरीके से ये पेड़ भी सुंदर है। अब राजकुमार तो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। बोला ठीक है, ये पेड़ मैं इसको रोज अपने हाथों से पानी दिया करूंगा और यहाँ सैर करने आऊंगा तो रोज इस पेड़ को पानी दूंगा और खाद भी दूंगा। राजकुमारी बहुत खुश हुई, कहने लगी ठीक है भाई, हम भी आपके साथ आया करेगी। अब वो आई, अगले दिन तीनों ने आकर पेड़ को पानी दिया। पेड़ को पानी देने से पेड़ और लहलहा उठा। 2-3 दिन जब उन्होंने किया, चौथे दिन जब वो राजकुमार आया तो उसने देखा कि पेड़ के पत्ते मुरझाए हुए हैं और उसके फूल भी सूखने लगे हैं। राजकुमार को बड़ा दुख हुआ, कहने लगा ये क्या हुआ? वो कहने कुछ नहीं भाई, आप पानी दे रहे हो ना, पानी देते जाओ, ये ठीक हो जाएगा। कल जो है हम इसके बाड़ लगवा रहे थे, माली इसकी बाड़ लगा रहा था चारों तरफ, तो थोड़ा सा उसने जब खुदाई की तो इसकी जड़ कट गई। अब राजकुमार ने देखा कि हाँ वाकई जड़ कटी हुई है, लेकिन अब करे क्या? राजकुमार ने सोचा भाई चलो ठीक है, कल पानी देता हूं। वो उसने कल अगले दिन आकर उसमें पानी डाला, लेकिन पेड़ पर तो कोई असर नहीं हुआ क्योंकि जड़ कट गई थी। और धीरे धीरे करके 2-4 रोज बाद पेड़ बिल्कुल सूख गया। अब बच्चों आपने समझा पेड़ क्यों सूख गया? क्योंकि उसकी जड़ कट गई थी। अब राजकुमारी और जब नरोत्तम राजा सुबह शहर के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ बिल्कुल सूख चला है। राजा बोला बहनों, मैंने तो इसको रोज पानी भी दे रहा हूँ, खाद भी दे रहा हूँ, फिर भी पेड़ सूख गया। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजकुमारी बोली, बड़ी राजकुमारी, भाई जब जो चीज जड़ से कट जाती है तो फिर वो फलती फूलती नहीं है। हमारे राज्य की जो प्रजा है वो हमारी जड़ है। आप देख रहे हैं ना, जब एक पेड़ भी अपनी जड़ कटने पर अपने आप को नहीं बचा पाता तो हमारा राज्य कैसे बचेगा जो प्रजा से कट गया है। अब राजकुमार ने सुना तो कहने लगा प्रजा से कैसे कट गया? कहने लगी आपने कभी प्रजा का ध्यान रखा? अब वो बोला कि हाँ, हमने तो उनके लिए बहुत पैसा खर्च किया है, उसकी सुरक्षा के लिए नए घोड़े खरीदे हैं। राजकुमारी बोली, भाई तुमने प्रजा का ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए विद्रोह हुआ है। प्रजा विद्रोह वैसे नहीं करती। अब राजा को लगा कि ऐसा कैसे कह रही है ये। कहने लगी आप जांच कराओ, जो घोड़े आपने खरीदे हैं उनकी कीमत आपके वास्तविक कीमत से बहुत ज़्यादा ली गई है। अच्छा, हाँ, पर आपको कैसे पता? ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब नरोत्तम सीधा महल में गया और उसने तुरंत जो है सारी चीज़ों का निरीक्षण करवाया कि भाई देखो, तो पता लगा कि जो प्रजा के ऊपर धन खर्च होने वाला था वो तो हुआ ही नहीं। उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही प्रजा के कामों में खर्च हुआ है, बाकी पैसा तो उसने मंत्री ने और सेनापति ने और उनके लोगों ने हड़प लिया था। और राजकुमार को यह भी पता लग गया कि जो घोड़े खरीदे गए थे वो सब तो बीमार और कमजोर थे। अब तो क्या था, राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया और मंत्री और सेनापति और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन तब तक गिरफ्तार हो चुके थे। उस सन्यासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो राज्य की सुरक्षा के लिए हवन करने वाला था। वो तो पकड़ के जब राजा के सम्मुख लाया गया तो राजा बोला, हाँ जी, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। तो वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं तो ये जो मंत्री जी हैं और ये सेनापति मिलकर मुझे लाए थे, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं तो पड़ोसी राजा का गुप्तचर हूं।
अब सारा भेद खुल गया। भेद खुलने के बाद तो राजकुमार ने कहा कि बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी राजकुमारी बोली कि जो आश्रम में गुरुदेव हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मंत्री बनाओ। उन्होंने युवा वर्ग की भावनाओं को समझा है और बच्चों को हमेशा देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है, उन्हें मंत्री बनाओ। और उप सेनापति को सेनापति बनाओ। उप सेनापति को क्यों? राजकुमारी छोटी बोली कि ये सारी सूचनाएं तो उप सेनापति ने ही हमें आकर दी हैं कि हमें बीमार घोड़े खरीदने पड़े हैं महंगी कीमत पर। अब राजकुमार को उनकी बातें सच लगने लगी। और बच्चों, हुआ भी यही। जब प्रजा को उनका पूरा हिस्सा मिल गया तो प्रजा का विद्रोह शांत हो गया और राजकुमार ने मंत्री और सेनापति को पकड़कर जेल में डाल दिया, कैद कर लिया और उनके स्थान पर उप सेनापति को सेनापति बना दिया और मंत्री की जगह जो आश्रम में पढ़ाने वाले गुरुदेव थे उनको मंत्री बना दिया गया। और कुछ दिन बाद जब राज्य की स्थिति ठीक हो गई तो गुरुदेव ने अपनी सलाह से 2 योग्य वरों के तलाश की और उनके साथ राजकुमारियों का विवाह कर दिया गया। आपको कहानी कैसी लगी? मैं इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। छोटी राजकुमारी बोली, वफादार उप सेनापति को ही सेनापति बना दिया जाए, क्योंकि इसने ही हमें मंत्री और सेनापति की सारी गुप्त सूचनाएं दी थीं। और कुछ दिन बाद दोनों राजकुमारियों का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया गया। तो बच्चों, बताना आपको ये कहानी कैसी लगी? कल कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे ये भी बताना। परियों की, राजकुमारियों की या किसान जमींदार की, सब मुझे बताते रहना। आपके लिए मेरे पास खजाने में बहुत सी कहानियां हैं। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी पिटारी है जिसके लिए मैं आपको नई नई कहानियां निकाल कर सुनाता रहूँगा। खुश रहो। नमस्कार।